गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक चक्र की संकल्पना। ठीक है, तो भौगोलिक चक्र सबसे पहले होता क्या है, यानी पृथ्वी के ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं। जो अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि पृथ्वी के ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं, जिनमें अंतर्जात बल और बहिर्जात बल मुख्य हैं। ठीक है, तो जो अंतर्जात बल होते हैं उन बलों के द्वारा कोई भी स्थलाकृति है, नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, और बहिर्जात बल है उसके अंतर्गत कोई भी उत्थित जो भू आकृति है उस भू आकृति पर वो गतिशील जो कारक होते हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं और वो उन पे काट छांटे करते रहते हैं, यानी अपर्दन करते रहते हैं, और अपर्दन और अनाच्छादन वो उन पे करते रहते हैं। यानी गतिशील कारक कौन कौन से हैं? भूमिगत जल, हवा, नदी, हिमानी और सागरीय लहरें, ये गतिशील कारकों में आती है। ठीक है, तो जब कोई भी स्थलाकृति है वो अंतर्जात बलों के कारण, अपन ने पढ़ा था कि अंतर्जात बलों के कारण नई स्थलाकृतियों का, वलित पर्वतों का इनका निर्माण होता है, और एक लंबी प्रोसेस के बाद, यानी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद एक स्थलाकृति का निर्माण होता है। और जब उसका निर्माण होता है तो बाह्य जो कारक होते हैं वो उन पे, गतिशील जो कारक होते हैं वो उन पे अपना कार्य करते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो उन पे कटाव करते रहते हैं, और वो कटाव की क्रिया में धीरे 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 उनको एक दिन समतल पराय मैदान में बदल देते हैं। ठीक है, तो जो अपर्दन का जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुतरना। यानी जैसे अपन नदी की बात करें तो नदी क्या है, जब कोई भी स्थलाकृति उत्थित होती है तो उत्थित होगी तो उसके ऊपर स्लोप होगा, और स्वाभाविक सी बात है पानी है वो स्लोप की तरफ बहेगा, ढाल की तरफ बहेगा, और जब वो बहेगा तो वो कटाव करेगा। जहाँ पर उसको ढीली संरचना वाली सेल मिलेगी उसको वो अपने बहाव के साथ धीरे धीरे काटना प्रारंभ कर देगा और वो उसको काटता रहेगा। इसी तरह से यानी कुतरना, यानी ढीली सेलों को अपने साथ बहा के ले जाना, और अंत में जो ढीली सेल का जो मलबा है, जो चूर्ण है, वो उसने अपने साथ बहाया है, उसको एक जगह ले जाकर वो उसको विक्षेपित वो करती रहती है, जो कि निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हो गया अपर्दन की क्रिया। और इसी तरह से किसी स्थलाकृति का उत्थित होना और उत्थित होने के बाद गतिशील कारकों का उस पे कार्य करते रहना और उसे एक दिन समतल पराय मैदान में बदल देना ही भौगोलिक चक्र कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले जो 1785 में जेम्स हटन थे, उन्होंने इस संकल्पना को प्रस्तुत किया जिसको एक रूपतावाद की संकल्पना कहा गया। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि ना तो कोई आदि का कोई अंत है और ना ही भविष्य का पता है। तो यह संकल्पना आगे चलकर एक रूपतावाद की संकल्पना के नाम से जानी गई, और इसी के आधार पर उन्होंने भौगोलिक चक्र की संकल्पना है वो दी। यानी भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता है, और ना ही जो भूतकाल में हुआ उसका किसी को पता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने इसकी नींव रखी। फिर उसके पश्चात 1899 में जो डेविस महोदय थे, उन्होंने भौगोलिक चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक है, और उसके पश्चात पेंक महोदय ने, ठीक है, जिसकी अपन दोनों की तुलना करेंगे तो 1899 में सबसे पहले जो डेविस ने संकल्पना दी थी, उनका मानना था कि कोई भी जो अंतर्जात बल के कारण कोई भी स्थलाकृति उत्थित होती है और उस पर गतिशील कारक है वो कार्य करते रहते हैं, और वो एक दिन उसको समतल पराय मैदान में बदल देते हैं, जिसको पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी उसके अंदर 3 शब्दों का प्रयोग किया था: संरचना, प्रक्रम और समय। संरचना, प्रक्रम और समय, जिसको डेविस के त्रिकट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी स्थलाकृति समय के दौरान वह उत्थित होती है
और धीरे 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 समय की अवधि के अनुसार वह एक समतल पराय मैदान में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, संरचना, प्रक्रम और समय, जिसको डेविस के त्रिकट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो अपना जो भौगोलिक चक्र था वो एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो ग्राफ प्रस्तुत किया था उसके अंदर जो क और ख है उसमें ऊंचाई को प्रदर्शित किया और क और ग में समय को प्रस्तुत किया। जो क और ए है यह ऊपरी वक्र है और क ब वाला वक्र है वो निचला वक्र उन्होंने बताया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने जो भौगोलिक चक्र की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तो पहली अवस्था कौन सी अवस्था है? जो डेविस महोदय थे उन्होंने पहली अवस्था क ए जो अवस्था है उसको पहली अवस्था बताया, जिसके अंदर कोई भी स्थलाकृति है वो सबसे पहले उत्थित होती है, यानी पहले उसका उत्थान होता है। अपर्दन के कारक उसमें कोई कार्य नहीं करते। पहले डेविस के अनुसार कोई भी स्थलाकृति है वो सबसे पहले उत्थित होती है और यहाँ आकर वह उसका उत्थान है वो रुक जाता है। पहली अवस्था में सिर्फ स्थलाकृति उत्थित होती है और इस अवस्था में आने के बाद उसका उत्थान है वो रुक जाता है। ठीक है, उन्होंने दूसरा वक्र यानी निचला वक्र है वो नाम दिया इसको। ठीक है, ये तो हो गया उसका पहली अवस्था। पहली अवस्था में किसी भी स्थलाकृति का उत्थित होना। ठीक है, अब दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी ब, ए और स। ऐसे अवस्था जो है उसमें जो अपर्दन उत्थान है वह रुक जाता है और अपर्दन है वह होता रहता है। ठीक है, अपर्दन की क्रिया कौन से वक्र में उन्होंने बताई है? दूसरे वक्र में उन्होंने अपर्दन की क्रिया बताई है। पहले में सिर्फ उत्थान होगा और दूसरे वक्र में अपर्दन होगा। अपर्दन भी कौन से वक्र का होगा? निचले वक्र का अपर्दन है वो ज्यादा होगा और ऊपरी वक्र का जो अपर्दन है वो नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो ऊपर का वक्र और नीचे का वक्र के बीच का जो अंतर है वो बढ़ता जाएगा और जो नदी घाटियां हैं जो नदियां हैं वो इस समय में पार्श्विक अपर्दन अधिक करती हैं और इनका ढाल है वह कम होता है। कम ढाल होने के कारण यह किनारों पे कटाव करती हैं और किनारों पे कटाव करती हैं, जिसके कारण पार्श्विक अपर्दन है वो दूसरी अवस्था में अधिक होता है। सिर्फ अपर्दन होता है निचले वक्र का होता है और पार्श्विक अपर्दन इस के अंदर ज्यादा होता है और इस अवस्था को अपन युवा अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, नदी घाटियों की युवा अवस्था। फिर उसके बाद जो डेविस महोदय ने अपनी तीसरी अवस्था है वो से उन्होंने अपनी तीसरी अवस्था बताई, जो कि सबसे लंबी अवस्था है। यानी जो तीसरी अवस्था है वह पहली और दूसरी अवस्था से लंबी अवस्था बताई, जिसके अंदर ढाल अधिक होगा, कटाव अधिक होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ऊपरी वक्र और निचला वक्र है उनकी जो लंबाई है ऊंचाई है वो बराबर होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जो ऊपरी वक्र है वो निचले वक्र से समतल पराय मैदान में दोनों एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाते हैं, जिसको उन्होंने पेनीप्लेन का नाम दिया। ठीक है, तो उनका मानना था जो उत्थान की दर है वो तेजी से होती है। उत्थान की दर उन्होंने पहली अवस्था उन्होंने छोटी बताई और दूसरी अवस्था में अपर्दन अधिक बताया और तीसरी अवस्था उन्होंने अधिक लंबी अवस्था बताई, जिसके अंदर जो कटाव की क्रिया है जिसको अपन प्रौढ़ावस्था भी उन्होंने बताया तीसरी अवस्था को, और जो कटाव की जो स्थिति अपन कह सकते हैं उसमें अधिक कटाव होगा और अधिक कटाव होने के कारण जो ऊपरी वक्र और निचला वक्र है उनकी ऊंचाई है वो धीरे 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 जाते जाते समान हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों वक्र हैं वो बराबर हो जाएंगे और यह
जो स्थलाकृति उत्थित हुई थी वह एक समतल पराय मैदान में बदल जाएगी, एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाएगी, जिसको इन्होंने पेनीप्लेन का नाम दिया। तो इस प्रकार से अपन आगे जो अपर्दन पढ़ेंगे तो उसी अपर्दन में इसी प्रकार की जो क्रियाएं अपन पढ़ेंगे। तो कोई भी स्थलाकृति है वो पहले इनका मानना था कि उत्थित होगी और उत्थित होने के बाद उसमें अपर्दन होगा, और अपर्दन होने के बाद नई घाटियों का किनारों का और नई स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, और एक समय में वह उनको समतल पराय मैदान में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार से जो डेविस महोदय थे उन्होंने अपना भौगोलिक चक्र प्रस्तुत किया, जिसकी कईयों ने आलोचनाएं भी की, कईयों ने मतलब उसका समर्थन भी किया। तो जो पैंक थे, अब आगे अपन पढ़ेंगे पैंक के बारे में, तो पैंक थे वो उन्होंने भी अपना जो भौगोलिक चक्र प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर उन्होंने मतलब कुछ जो पैंक महोदय ने बताया कुछ बातों का समर्थन किया, कुछ का नहीं किया। तो उन्होंने भी अपना एक भौगोलिक चक्र रखा, जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे, अगले लेसन में उसका अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।